पीछे वाला याद है थोड़ा बहुत मैथमेटिकल रीजनिंग का? आज जो कराऊंगी ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही कराऊंगी मैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे एक चीज क्लियर हो जाएगी तुम्हें, एटलीस्ट जो भी तुम्हारे सपोर्ट मटेरियल या फिर बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस है ना, तुम्हें उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से कराऊंगी मैं। देखो, तुमने कनेक्टर्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में, कौन कौन से कनेक्टर्स पढ़े थे तुमने? मैम एंड और। दो ही बताए थे मैंने। देखो, कनेक्टर्स मैंने दो तो तुम्हें बता दिए थे, एंड और दो और होते हैं जिनको तुम बेसिकली उनको यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो, तो वो कंडीशनल होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं उनको, लेकिन उनको भी कनेक्टर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। एक तो होता है इफ देन, और एक होता है आपका इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। बेसिकली आपके यही चार हैं बुक्स में। तो देखो, एंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका सिंबल होता है इस तरीके से, उल्टा वी, ठीक है। और को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? वी से ही। एंड हो गया उल्टा वी, और हो गया वी। इफ देन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इस सिंबल से। और इफ एंड ओनली इफ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दोनों तरफ एरो लगा के। क्लियर है? एक बार ये याद कर लो अभी के अभी, क्योंकि ये यूज करने आगे सारे। एंड और को तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, जैसे एंड बेसिकली इंटरसेक्शन के लिए यूज होता था ना, तुम लोग सेट थ्योरी पढ़ के आए हो, तो ऐसा सा सिंबल होता था, वहां उल्टा यू होता था, यहाँ उल्टा वी हो गया। और वहां यूनियन के लिए और यूज होता था, तो तुम वहां ऐसा सिंबल पढ़ के आए थे, ठीक है, यू। तो ये क्या हो गया? वी जैसा सा ही है, राइट। हेलो देव बेटा। अच्छा, एंड यूज करके जब तुम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। और यूज करके जब बनाओगे उसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, ठीक है। इफ देन यूज करके जब बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। और इफ एंड ओनली इफ को क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है? यस मैम। ठीक है। देखो, पहले एंड का पढ़ेंगे। तुमने बता दिया भाई इसका सिंबल होता है उल्टा वी, ठीक है। अब देखो, पिछले जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ना, उसमें मैंने तुम्हें कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा था, भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। पिछले वाले में इजी थे, पिछले लेक्चर में, ठीक है। कई बार क्या होता है, डिफिकल्ट आ जाता है, तो आप लोग नहीं बता पाते भाई वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमने दो स्टेटमेंट यूज करके बनाई थी, वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। सपोज देखो, एक स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी हुई है, टू इज एन इवन नंबर, ठीक है। दूसरी क्या है, क्यों मैंने क्या लिख दी, टू इज प्राइम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने दो स्टेटमेंट्स ले ली, तो मेरे को एक कंपाउंड स्टेटमेंट बताओगे जो एंड से कनेक्टेड हो? बताओ, ये तुम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके मैम हो। टू इज एन इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। हम्म। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, टू इज बोथ इवन एंड प्राइम नंबर, ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना ली, ये बतानी होती है आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ये इजी है, यहाँ पे ये इजी है। बट कई बार कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आ जाती है, तो तुम लोग नहीं बता पाते भाई ये कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ट्रुथ टेबल स्टडी करते हैं। पी है स्टेटमेंट, क्यू है, ठीक है। अच्छा, एंड से कनेक्ट किए हैं मैंने, ये दोनों स्टेटमेंट्स तुम्हें दिख रही हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी एंड क्यू। लिख सकती हूँ ऐसे। यस मैम। पी और क्यू को मैंने एंड से कनेक्ट किया है, तो मैंने पी और क्यू के बीच में एंड का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, पी एंड क्यू। मेरे को इसकी ट्रूथ वैल्यू चाहिए, मतलब बेसिकली मुझे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो, मैंने एक स्टेटमेंट पी ली थी, तो पी क्या हो सकती है? या तो फॉल्स हो सकती है या ट्रू हो सकती है, दो ही केस पॉसिबल है, ठीक है। या तो आपकी ट्रू होगी ये स्टेटमेंट, या फिर क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है। ऐसे ही आपका क्यू स्टेटमेंट जो है, ये जो क्यू स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू हो सकता है या ये फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख लो ताकि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सके। क्या क्या बन गए? अगर पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, और पी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है। बन गए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? बने कि नहीं बने? समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ? ये पी स्टेटमेंट लिए मैंने, क्यू स्टेटमेंट लिए, जैसे यहां ले रखी है,
मैम अब मैंने केसेस, कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हो? बेटा कॉम्बिनेशन ऐसे ही बना रही हूँ ना कि भाई एक स्टेटमेंट मैंने ट्रू ले ली तो दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, एक स्टेटमेंट ट्रू ले ली दूसरी फॉल्स हो जाए, एक फॉल्स हो जाए दूसरी ट्रू हो जाए, एक फॉल्स हो जाए तो दूसरी भी फॉल्स हो जाए, मतलब ऐसे पेयर्स बना रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं बनेंगे और कोई नहीं बन सकते। सारे पॉसिबल केसेस मैंने ले लिए कि एक ट्रू है दूसरी ट्रू है, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या तो दोनों फॉल्स है या एक फॉल्स है एक ट्रू है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे को इसकी ट्रुथ वैल्यू चाहिए कंपाउंड स्टेटमेंट की। तो देखो जब भी हम एंड से कनेक्ट करते हैं दो स्टेटमेंट्स को, ठीक है, तो जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं, मैं क्या कह रही हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स जब ट्रू होती हैं तभी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आती है, ट्रू। बाकी सारे केसेस में आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब किससे कनेक्ट कर रहे हैं False हो स्टेटमेंट्स को, एंड से। तो अब देखो एंड से। ये जो तुमने कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे, टू इज बोथ इवन एंड प्राइम नंबर, ये किन दो स्टेटमेंट से बनी है, एक तो इससे एक इससे, ये है पी ये है क्यू। तुम चेक करो क्या पी ट्रू है या फॉल्स है। मैम ट्रू। ट्रू है। क्या क्यू ट्रू है या फॉल्स है। मैम फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। नहीं, फॉल्स कहाँ है बेटा, ट्रू है। ट्रू है। हाँ ट्रू है। तो तुम्हें पता चल गया पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, और मैंने एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाई है पी क्यू को यूज करके, बीच में ऑपरेटर क्या लगाया है, एंड। तो दैट मींस ये वाली जो ब्लू लाइन मैंने लिखी है कंपाउंड स्टेटमेंट, ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे लिख देती, अब मान लो मैं तुम्हें स्टेटमेंट दे देती, यही चेंज कर लो, ध्यान से देखना। यहां मैंने लिख दिया टू इज एन ऑड नंबर, ठीक है। अब बताओगे, देखो ये वाली स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट क्या हो गई, अब फॉल्स हो गई कि नहीं होगी, यस और नो, टू इज एन ऑड नंबर, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये फॉल्स होगी, एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्यों तुम्हारी ट्रू है। तो मैं एंड यूज करके इन दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ और एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रही हूँ। तो मैंने क्या कहा था, जब भी तुम्हें एक फॉल्स मिल जाए, एक फॉल्स मिल जाए, देखो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ये पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी कैसी होगी, हमेशा फॉल्स होगी। फॉल्स। एंड वाले में सिर्फ इतना याद रख लो, जब दोनों ट्रू होंगी ना तभी आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज हर पॉसिबल केस में वो फॉल्स ही होनी है, ठीक है। कर लोगे इतना याद, समझ आया। यस मैम। यस मैम। अब देखो एक मिनट और एग्जांपल देती हूँ, एक सेकंड रुकना। ये देखो अगर ऐसे है, इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना, बनाओ जल्दी। टू एंड, इज इवन नंबर एंड थ्री इज एन ऑड नंबर। हाँ एंड से कनेक्ट करके बनानी थी, तो टू इज एन इवन नंबर एंड थ्री इज एन ऑड नंबर। तो अब तुमसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट बताओ ट्रू है या फॉल्स है, बताओगे। ट्रू है। हाँ ट्रू है। देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दो स्टेटमेंट्स को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे मैं ये लिख देती, मान लो यहीं पे मैं ये लिख देती, इसकी जगह इवन लिख देती यहाँ पे। अब तुम्हें पता चल मैम गया, हाँ बेटा। मैम ऐसे तो हम ट्रू टेबल पूरा बनाए बिना भी बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस हैं, बट अगर मुश्किल आ जाए ना तब के लिए। लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार एग्जांपल्स में, तो वहां पे ये बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है। अगर आपको पता है तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो थ्री इज एन इवन नंबर, ये स्टेटमेंट अब फॉल्स होगी, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो टीएफ हो गया। तो अब एंड से कनेक्ट करो तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंपाउंड स्टेटमेंट थ्री इज इन, यहाँ पे ये चेंज कर दिया मैंने, इवन नंबर, क्लियर हुआ, फॉल्स हो जाएगी अब, ठीक है। यस मैम। मैम अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स ही मानेंगे। हाँ देखो ये रहा केस, फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। एंड में सिर्फ दोनों ट्रू होंगी तभी आपको ट्रू लेनी है, अदरवाइज बाकी जितने भी बच गए केस उसमें आपको फॉल्स ही लेना है, क्लियर है। अच्छा ये था आपका एंड का। इसी तरीके से अगर हम और पे चलें तो देखो और बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इससे। और को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और से हम कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके पॉसिबल केसेस लिख लिया आपने, ठीक है, इसके लिख लिए टीएफ टीएफ, ठीक है।
और वाले केस में एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिल जाए, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू मिल गई आपको, तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। बस एक केस है जिसमें आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, उसी केस में फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी जितने भी केसेस बन गए उसमें क्या हो जाएगी? कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, तो अगर हम पिछले वाले स्टेटमेंट्स को ही और से कनेक्ट करें, करोगे एक बार ऊपर वाला, ये वाला कनेक्ट करो और से एक बार। टू इज, बताओ कैसे करोगे? टू इज एन ऑड नंबर और अ प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे ही करोगे। तो आपसे कोई ये पूछ ले बेटा ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो तुम क्या चेक करोगे? स्टेटमेंट्स पे जाओ। ट्रू। ये भी ट्रू ये चेक। आपकी फॉल्स थी, ये आपकी क्या थी? ट्रू थी। एक स्टेटमेंट फॉल्स है, एक स्टेटमेंट ट्रू है। तो और के केस में क्या होता है? कोई एक स्टेटमेंट भी हमें ट्रू मिल जाए तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ट्रू। तो तुम बता दोगे भाई ये ट्रू है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे ले लेती, क्या लिख दिया मैंने? 2 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन इवन नंबर। अब बताओ एक बार, पहले तो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओ और यूज करके, और उसके बाद मुझे बताना कि वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। टू इज एन ऑड नंबर और 2 इज एन ऑड नंबर और 3 इज एन इवन नंबर। ठीक है, फिर तुम क्या चेक करोगे? पी और क्यू, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो तुम्हारी कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, ये था आपका और एंड का ट्रुथ टेबल। अच्छा देखो, कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आइदर और, खाली और नहीं लिखा मिलेगा, आइदर और लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में भी आपको यही चीजें करनी है, मतलब उससे कंफ्यूज मत होना मैम यहाँ आइदर लगा लिया तो अब हम क्या करें, वो एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, आइदर दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, ऐसा कुछ होता है उसमें। अब देखो आशु नहीं आया ना जिस दिन मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ रहा था वो। देखो और के भी अब दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका इंक्लूसिव और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव। मैं दो एग्जांपल्स लिखूंगी, देखना एक बार डिफरेंस उनमें। देखो, अ स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, एक तो आपकी स्टेटमेंट है ये जिसमें आपने और यूज कर रखा है, और दूसरी क्या है? स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच एंड संस्कृत, सॉरी एंड नहीं और, एज देयर थर्ड लैंग्वेज। पहली स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, अगर उसके पास बायो है या उसके पास केमिस्ट्री है तो वो माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट? यही है स्टेटमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उस स्टूडेंट के पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों हो तो क्या वो माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकते मैम कर हैं। सकते हैं। कर सकता है। दैट कर मीन्स यहाँ सकता पे है। ओनली बायो से भी काम चल रहा है, ओनली केमिस्ट्री से भी, और बोथ हो ना तो भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ वाला केस भी यहाँ कंसिडर किया जा रहा है, राइट? ठीक है, नीचे वाले में आओ एक बार। ये कह रहा है कि स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। तो क्या यहाँ दोनों इकट्ठा ले सकता है? लैंग्वेज तो उसको एक ही चूज करनी है, राइट? फ्रेंच और संस्कृत दोनों ले सकता है क्या? नो मैम। बोथ वाला केस यहाँ नहीं आ रहा ना, इधर बोथ वाला केस नहीं आ रहा। दैट मीन्स यहाँ पे जो दोनों और हैं ये अलग अलग वर्क कर रहे हैं। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे जिसमें बोथ कंसिडर हो रहा है, इसको बोलते हो इंक्लूसिव। ठीक है, नाम में ऐसे समझ लेना इंक्लूड कर रहा है वो, मतलब बोथ मैम को एक बार इंक्लूड कर रहा है। बता दो। क्या कह रहे हो बेटा? मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ एक मिनट, देखो मैं कह रही हूँ पहली जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट के पास बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो वो माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ये तो मेंशन नहीं है ना कि उसके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री ना हो तो वो नहीं कर सकता, मतलब दोनों हो तो नहीं कर सकता। आपको ऑब्वियस बात पता है, आप लोगों की भी होता है यहाँ पे कि आपने दोनों सब्जेक्ट्स ले रखे हो तो उसमें आपको
ऐसे निकालते नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अकेला बायो हो तो भी कर सकते हो, अकेला केमिस्ट्री हो तो भी कर सकते हो, बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास हैं तो भी आप माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नीचे आपको एक ही लैंग्वेज चूज करनी है बेटा। आप एक ही लैंग्वेज चूज करोगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही लेनी पड़ेगी, आप बोथ इकट्ठा ले ही नहीं सकते। समझ आया? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जहां पे आप बोथ इंक्लूड कर रहे थे वो तो हो जाएगा इंक्लूसिव, और जहां पे आप ये बोथ वाला एक्सक्लूड कर रहे थे, मतलब बोथ वाले दोनों चीजें नहीं ले पा रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव और। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। एग्जांपल्स एक दो तुम्हारे सपोर्ट मटेरियल में दे रखे हैं, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी एक बार क्लास पे। ठीक है, अब आ जाओ इम्प्लीकेशंस पे। इम्प्लीकेशंस बेसिकली क्या होती हैं? ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट ही होती हैं। ठीक है, और ये क्या यूज करके बनती हैं? जैसे हम पीछे तो एंड और यूज कर रहे थे, ये एक तो आपका कनेक्टर होता है इफ देन, ये यूज करके बनती है, और दूसरा इफ एंड ओनली, इफ यूज करके। ठीक है, इसका सिंबल मैंने बताया था ये होता है, और इसका सिंबल मैंने बताया था ये होता है। ठीक है, पहले इफ देन वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ पे चलेंगे। देखो, ऐसे लिख सकती हूँ, इफ पी देन क्यू, मतलब क्या हुआ इसका? इफ पी देन क्यू, या फिर पी इंप्लाइज क्यू। कौन आया इस टाइम? देखो मैं लिखती हूँ एक एग्जांपल। if x and y are even numbers, then x plus y का whole square is also ये हो गया if then वाला कॉन्सेप्ट यूज यहाँ पे दिख रहा है सबको? if x and y are even numbers then x plus y का whole square is also an even number। हुआ कि नहीं हुआ? if then का यूज हुआ है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, इसकी ट्रुथ टेबल लिखवा रही हूँ एक बार, और याद करने का एग्जांपल भी बता दूंगी। p क्यू और p इंप्लाइज क्यू, ये क्या क्या है आपका? ये हो सकता है आपका ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, टी एफ। तो सिर्फ इस केस में जहां पे पहली स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब p ट्रू है और q फॉल्स है, इस केस में आपका आता है फॉल्स, बाकी सब में क्या आएगा? ट्रू। देखो एग्जांपल ले सकते हो आप याद करने के लिए। क्या? ये कह रहा है कि अगर अगर तुम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा पे ट्रेवल करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा? फाइन लगेगा। क्लियर है? अब देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, p इंप्लाइज q, तो अलग अलग तो तुम कर सकते हो। p क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा इसमें? p तो ये हो जाएगा यू विल ड्राइव एट मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर, और q क्या हो जाएगा? यू विल बी फाइन। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से देखना भाई, ये कह रहा है p ट्रू है, p ट्रू है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि उस बंदे ने ड्राइव कर लिया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पे। ठीक है, स्पीड उसकी तेज थी। फिर क्यू क्या कह रहा है? क्यू भी ट्रू कह रहा है, इसका मतलब उसका फाइन भी लग गया। ठीक है, यू विल बी फाइन, ये स्टेटमेंट ये ट्रू बता रहा है, इसका मतलब उसका फाइन भी लग गया। मतलब क्या हुआ? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी? कह रहा है कि उसने तेज चलाई और उसका फाइन भी लग गया, तो कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू होगी, तेज चलाएगा तो फाइन ही लगेगा। हुआ कि नहीं ट्रू? यस और यस नो? मैम। ठीक है, अब दूसरे केस में आओ। कह रहा है कि उसने तेज चलाई है गाड़ी। ठीक है, गाड़ी तेज चलाई है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलाई है, ट्रू है, लेकिन उसका फाइन नहीं लगा। ठीक है, तो तुम क्या दोगे? किसी दोस्त को बताओगे भाई ये तो गलत है, तू तो झूठ बोल रहा है, तूने इतने रूल्स तोड़े हैं, तूने तेज गाड़ी चलाई है, ऑब्वियसली तेरा फाइन लगा होगा। तो उसने क्या कह दिया? जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे, भाई तूने गाड़ी तेज चलाई पर तेरा फाइन नहीं लगा, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी तुम्हारी? फॉल्स। तीसरे केस पे आओ। कह रहा है कि मैंने गाड़ी तेज नहीं चलाई। ठीक है, पी फॉल्स दे रखा है, मतलब मैंने गाड़ी तेज नहीं चलाई। क्यों क्या कह रहा है? ट्रू है, मतलब फिर भी फाइन लगा है। मैंने गाड़ी तेज नहीं चलाई पर फिर भी मेरा फाइन लग गया। ठीक है, तो कह देगा तुम्हारा दोस्त, हाँ भाई ठीक है लग गया होगा, तूने गाड़ी तेज तो नहीं चलाई पर तूने हेलमेट नहीं डाल रखा होगा, इसलिए तेरा फाइन लग गया होगा। समझ रहे हो? दैट मीन्स यहाँ पे भी इन्होंने क्या कह दिया? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। गाड़ी तेज नहीं चलाई फिर भी फाइन लग गया, ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू। लास्ट केस क्या है? कि गाड़ी भी तेज नहीं चलाई और फाइन भी नहीं लगा।
ठीक है, जब तूने तेज ही नहीं चलाई तो तेरा फाइन भी नहीं लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू। कर लोगे इस एग्जांपल के थ्रू याद? यस मैम। हो जाएगा, इजी रह जाएगा ये एग्जांपल, ध्यान रख लेना, तुम्हें टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, यही वाला याद रख लो, नोट कर लो इसको कॉपी पे। ठीक है, तो आपको ट्रुथ टेबल बेसिकली पता चल गई। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में बताओगे? अब आपसे कोई पूछ ले ये वाली जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इफ देन यूज करके बनाई है हमने, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू है। मैम ट्रू। ट्रू है, ट्रू ठीक है। है। अब यहाँ पे क्या लिख देता, इवन की जगह ऑड कर देता यहाँ पे इधर, तो तुम्हारी क्या हो जाती? false, ठीक है, ये वाला फॉल्स केस हो आ जाता जाता ट्रू फॉल्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अब देखो इफ देन जो है आपका वो इक्विवेलेंट होता है, मतलब अगर मैं ये लिख रही हूँ ना, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? इसके इक्विवेलेंट। ये ऐसा क्यों है? देखो, आपने अभी अभी टेबल बनाई है, बताओगे एक बार? टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, सिर्फ इस केस में आपका फॉल्स था ना, बाकी सब में ट्रू था। ठीक है, ये तो होगी आपकी P इंप्लाइज Q की। मैं कह रही हूँ कि ये इसके इक्विवेलेंट है, चलो ये निकाल के देख लेते हैं। इधर आओ एक बार, इस सिंबल का मतलब सबको पता है, मैंने बताया था इसका मतलब लास्ट क्लास में। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन नहीं बेटा, नेगेशन। ठीक है, नेगेशन, हाँ, नेगेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, उल्टा। ठीक है, अगर P ट्रू है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर P फॉल्स है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। इतनी बात सबको समझ आती है? यस मैम। ठीक है, तो देखो मैं नेगेशन ऑफ P लिख रही हूँ यहाँ पे, P क्या है, ट्रू, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, false, फॉल्स। इधर क्या है, P ट्रू, नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। इधर क्या है, P फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू। इधर भी फॉल्स है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ये क्यू, क्यू तो इसने एज इट इज ही रखा हुआ है। ठीक है, फिर भी लिख देती हूँ मैं दोबारा, मैंने यहाँ लिख दिया क्या है, क्यू टी एफ टी एफ। मेरे को निकालना क्या है अब, नेगेशन P। ये किसका सिंबल था? मैम और का। हाँ, और का। नेगेशन P और क्यों निकालना है मुझे। ठीक है, तो बताओगे? अब आपको बेसिकली इसका और इसके बीच में और ऑपरेटर यूज करना है, और तुम्हें पता है और जब भी आता था तो सिर्फ एक एक केस ऐसा होता था जो आपका फॉल्स होता था, बाकी ट्रू होते थे। बताओगे एक बार? एफ एफ वाला फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होंगे। मतलब सिर्फ एक ये वाला केस क्या होएगा, फॉल्स, बाकी क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो क्या तुम देख रहे हो ये वाला और ये वाला कॉलम सेम आ गया? यस मैम। ठीक है, दैट मीन्स P इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट है किसके, नेगेशन ऑफ P और Q के। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है आपकी कई बार, हालांकि वो आपके हैं नहीं 11th में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आसान कर देता है काम। ठीक है बेटा, मैम समझ आया? लास्ट वाला स्टेप समझा दो। देखो मैंने क्या किया आकाश, मैं अगर P और Q लेती थी और मैं फिर तुमसे पूछती थी P और Q बताओ, ठीक है, ये पूछती थी, तुम क्या करते थे, तुम सिर्फ ये वाले केस में क्या करते थे, F लिखते थे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होगी तो उसी केस में फॉल्स आता था, बाकी सब में क्या आता था, ट्रू। ऐसे ही करते थे और के केस में। अब मैंने क्या किया, यस मैम। P की जगह नेगेशन P ले रखा है। ठीक है, तुम इस पे फोकस मत करो, मैंने नेगेशन ले रखा है, क्या ले रखा है, तुम सिर्फ ये कॉलम पे जाओ, एक ये लिया है, एक ये लिया है, इन दोनों के बीच में मैंने और लगा दिया। ठीक है, तो सिर्फ फॉल्स फॉल्स वाले केस में फॉल्स आएगा, बाकी तीनों में ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ये वाली कॉलम। अब मैं कह रही हूँ कि ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम मेरी सेम आ गई, TF TT है, इसमें भी TF TT है, तो मैंने क्या बोल दिया, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। क्लियर है? yes ma'am, यस मैम। आशु बेटा तुम लेट हो गए, तुमने जो क्वेश्चंस पूछे ना उस दिन मैंने वो समझा दिए हैं। अच्छा देखो, उसके बाद है आपका इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये मैंने बोला था कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है लिख लो एक बार। पहली बात तो देखो ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे तुम्हें बता दिया था फर्स्ट स्लाइड में, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है, यहां लिख रही हूं, इफ P देन Q, ये तो हम पढ़ के आए हैं राइट। आगे भी है इसका मतलब क्या, एक एरो और इन्होंने इस तरफ भी लगा दी, एंड इफ Q देन P। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कुछ इस फॉर्म में, ऑपरेटर्स की फॉर्म में? बताओगे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इफ P देन Q को मैं कैसे लिख सकती हूँ,
लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, एंड को कैसे लिख सकती हूँ? उल्टा वी। इफ क्यू देन पी को कैसे लिख सकती हूँ? ठीक है, दैट मीन्स ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है। क्लियर है? ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओके, तो अभी मैंने पीछे क्या बताया था तुम्हें कि ये किसके इक्विवेलेंट है? नेगेशन ऑफ पी, ये वी का साइन और क्यू, ये इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ पी वी का साइन क्यू। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? नेगेशन ऑफ क्यू Son of Q V P. वी का साइन, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ट्रुथ टेबल नोट कर लो इसकी, नोट ही कर लो, इसमें ज्यादा डीप मत जाना। पी टी एफ एफ क्यू है आपका। आशु ने जवाब नहीं दिया ना। ये हो जाएगा आपका टी एफ एफ टी। ठीक है, डिफरेंस कहां पे आया? इसमें आया है। इसमें टी टू एफ जा रहे थे और एफ टू टी जा रहे थे ना। एफ टू टी जब आप जा रहे थे पिछले वाले केस में, इफ देन वाले में, तो ये ट्रू आ रहा था, यहाँ पे ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर है, मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, यस मैम। यस मैम। कर लिया नोट? अच्छा, दो चीज और है क्या? एक तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव और एक है आपका कन्वर्स। कन्वर्स तो तुम लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। कन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। देखो, पहली बात तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कन्वर्स ना इफ देन वाली स्टेटमेंट्स में ही लगते हैं। ठीक है, इफ देन वाली स्टेटमेंट का ही आप कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बता सकते हो। एक चीज क्लियर कर लेना। दूसरी चीज क्या, देखो कन्वर्स मतलब, देखो मान लो अगर आपको ऐसे दे रखा है इफ पी देन क्यू, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? इफ क्यू देन पी। उल्टा कर दो। क्लियर है? कन्वर्स मतलब उल्टा। इफ पी देन क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा? इफ क्यू देन पी। तो देखो एग्जाम्पल अगर मैं लू, तुम बताना मेरे को आंसर। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओगे इसका कन्वर्स? कोई नहीं, आशु बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, फटाफट बताओ। स्क्रीन पे मत देखना, तुम आंसर देखो अपना। पहले तो मेरे को पी बता दो क्या है इसमें। ट्रायंगल। नहीं, सॉरी, एंगल ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट जो दे रखी है इफ पी देन क्यू, तुम्हें दिख रहा होगा? एक मिनट, इतना तो दिख रहा होगा तुम्हें कि ये स्टेटमेंट इस तरीके की है, इफ पी देन क्यू। तो पी क्या है? एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये तो तुम्हारा पी है। क्यू क्या है? इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या करना है कन्वर्स करने के लिए? क्यू पी को उलट दो, पहले क्यू कर दो फिर पी लिख दो। तो क्या कर दोगे? इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। समझ गए? Yes, इतना तो ma'am. कंफ्यूजिंग नहीं था। इक्विलेटरल देन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, उल्टा करना है। अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखो मैंने लिख दिया है। अगर आपको इस तरीके से मिले इफ पी देन क्यू, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका क्या हो जाएगा? पीछे वाला लिखो पहले, उसका नेगेशन करो। नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी। इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी। एग्जाम्पल में देख लो, इसको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल है, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज मल्टीपल ऑफ 2। पहले तो मेरे को बता दो पी क्यू क्या है इसमें। नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ये हाँ, ये पी पी हो है। गया। इट इट इज इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ऑफ ये 2, क्यू। क्यू हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पहले तो तुम नेगेशन इनकी निकाल लो, ठीक है, फिर इफ देन अब हम बाद में लगा देंगे। पहले नेगेशन ऑफ क्यू बताओ, मतलब इसका उल्टा बताओ। नेगेशन ऑफ नेगेटिव बताओ ना। अगर ये ट्रू है तो फॉल्स बताओ। इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 इज नॉट मल्टीपल। नहीं, 2 नहीं बेटा, इट इज नॉट मल्टीपल। अच्छा, हाँ, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। नेगेशन ऑफ पी बताओ। 3, it is not number is not multiple of 3. And 3 is not multiple of 4.
नहीं बेटा, 4 तो कहाँ है इसमें, 4 तो है ही नहीं। तो इसका मैम नेगेशन क्या हो 2। जाएगा? क्या मैं बोल दूं, इफ अ नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। कॉन्ट्रापोजिटिव, if a number is not a multiple of 2 then it is not a multiple of 3। क्या समझ आई चीज? इसमें यस भी मैम। करना क्यू को यस आगे मैम। Q को पीछे है, लेकिन वो स्टेटमेंट्स आपने नेगेटिव कर दी, ठीक है? जो दे रखी थी उसका उल्टा करके आपने आगे पीछे किया है। कन्वर्स में जस्ट जो लिखा हुआ था उसको आगे पीछे कर दिया था। यहाँ पे एक नेगेशन वाला पॉइंट और डाल दिया कि जो लिखा हुआ है उसका पहले नेगेटिव करो, ठीक है, उल्टा करो उसका, और फिर उनको आपस में चेंज करो। क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ आया? चलो आगे। यस मैम। अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी ना तुम्हें, तब क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, एक 2-4 चीजें हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूलेज है, वो नोट कर लो। नोट कर लो, ये नोट करने में फायदा है, भूल जाओगे अदरवाइज। जैसे तुमने सेट थ्योरी में पढ़े है ना, वैसे ही है। देखो पहला तो क्या है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोर्टेंट लो, ठीक है? क्या कह रहा है कि पी का उसी के साथ कर दो, एंड के साथ जोड़ दो तो भी पी आना है, और पी का और कर दो पी के साथ ही तो भी क्या आ जाएगा? पी, ठीक है? सुमित वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, वॉइस सबकी, मेरी मतलब सबकी उसमें ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। सुमित बेटा आपके नेट में दिक्कत है। दूसरा क्या है? कॉम्यूटेटिव। ये तुम्हें पता है कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव क्या होता है? अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी वही चीज लगा रही हूँ। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये इसके इक्विवेलेंट है। क्यों? इसके अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है? आगे पीछे कर दिए, क्लियर है? तीसरा देखो, एसोसिएटिव भी तुम्हें पता है। एसोसिएटिव क्या होता है? बोलो। अगर मैं इसका एसोसिएटिव पूछूं तुमसे, तो ब्रैकेट को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या यही हो जाएगा? ठीक है, ऐसे ही एंड करके लिख देना। ठीक है, फोर्थ आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी तुमने पढ़ रखा है। देखो आप, इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव पूछ रही हूँ, ठीक है, तो आप क्या करते हो? देखो a इंटू बी प्लस सी है, इसको इसमें कैसे यूज करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? ऐसे ही ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे ही करते हो, यस Yes, मैम। ठीक है? तो तुम क्या करो, इस मल्टीप्लाई की जगह ये वाला सिंबल कंसिडर करो, इस प्लस की जगह ये वाला सिंबल कंसिडर करो। मेरे को आंसर बताओगे फिर? पी इन ये वाला और का सिंबल है, ये वाला एंड का, तो पी और क्यू p और q एंड एंड p। पी और आर। हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद कौन सा रह गया आपका? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, याद है किसी को Yes, उसमें? ma'am. यस मैम। तो Yes, क्या ma'am. होता था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? बताओ बताओ, ये मेरे इस पे मत जाना। हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देते थे और बीच का साइन बदल देते थे, राइट? यही होता था तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे भी क्या करो, जैसे इसने कॉम्प्लीमेंट, देखो पूरे को कॉम्प्लीमेंट करें, अलग अलग ले गए तुम, नेगेशन को अलग अलग ले जाओ, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, और फिर क्या कर दो, बीच का सिंबल चेंज कर दो। क्लियर है? समझ आया? ऐसे ही इसके साथ, यस। जब आपको एंड का दे रखा हो, नेगेशन पी, उल्टा कर दो साइन, नेगेशन क्यू। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बेटा बहुत जगह यूज होता है। अभी मैं तुम्हें देखो इसको यूज करके दिखाऊंगी एक स्टेटमेंट में, ठीक है? अभी मैं पूछ ही लेती हूँ, 1 मिनट रुकना। नोट कर लो इतने तुम ही एक बार। देखो क्वेश्चन है आपका, सपोर्ट मटेरियल का ही है, जो उस दिन आशु ने पूछा था। देखो, इट इज रेनिंग एंड वेदर इज कॉल्ड। देखो बताओ, इसका नेगेशन बताना है आपको। बताओ नेगेशन, कभी नहीं सोच पाओगे तुम इट लोग। इज नॉट रेनिंग। हम्म, एक बार ट्राई करो, सारे के सारे जितने गैसेस मार सकते हो सारे मार लो।
It is neither raining nor and नहीं, it is neither raining nor weather is पता देखो नहीं। इतनी ये कौन बोल रहा है? ये तो अच्छा जवाब था। किसने दिया ये जवाब? मैम सुप्रिया ने। सुप्रिया आ गई क्या? अच्छा, तुम कब आए बेटा? मुझे लगा छुट्टी पे हो आज। मैम वो फोन नहीं था मेरे पास, 5:30 बजे आ गई थी। अच्छा, फिर ठीक है। यस मैम। सुप्रिया से तो एक्सपेक्टेड है ऐसे जवाब। अच्छा, मेरे को मैं इतनी हिंट दे देती हूँ तुम्हें कि डी मॉर्गन्स लॉ यूज करोगे इसमें। अब लगाओ थोड़ा दिमाग, थोड़ा तुम लगाओ। देखो डी मॉर्गन्स में पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए पी क्या है, क्यू क्या है। ठीक है, पता है क्या तुम्हें पी क्या है, क्यू क्या है? It is raining. यस Here मैम। it is ये cold. पी है, ये क्यू है। ठीक है, अच्छा बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, मतलब पी एंड क्यू दे रखा है तुम्हें, पूछ क्या रखा है? पी एंड क्यू का नेगेशन, क्या यही पूछ रखा है? मैम यस इट इज मैम। नॉट रेनिंग Yes or no? एंड इट इज नॉट कोल्ड। नहीं, अभी भी बेटा ध्यान से देखो, मैंने इसका क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। तो बीच का साइन बदल देते हो, एंड की और जगह आ और आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, कोई नहीं सोच पाता ये एंड की जगह और आएगा जब तक आपको ये रूल नहीं पता होता। ठीक है, इसीलिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे कितना दिमाग लगा लो फिर उसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, अब तो इजी हो गया। ये चीज हमें निकालनी है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू कर दो। इट इज नॉट रेनिंग और वेदर इट और वेदर इज नॉट कोल्ड। ठीक है, सोच पाते क्या तुम? इसका नेगेशन ही है। मैं तो नहीं सोच पाती। मैम आशु सोच बेटा पाता। अच्छा सोच पाते। मैम अच्छा मैंने सोच रहा था एंड की जगह और लगाना भूल गया थोड़ा। अच्छा, हाँ तो यही तो इंपॉर्टेंट है ना, साइन बदल रहा है। आशु तुम्हें क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तुमने मुझसे उस दिन पूछा था। Yes, ma'am. अच्छा, एक और क्वेश्चन भी पूछा था तुमने मुझसे, क्या पूछा था? हम्म, अच्छा, इफ राजू सिक्योर गुड मार्क्स देन ही विल गेट अ पेन। क्वेश्चन है, इफ राजू सिक्योर्स गुड मार्क्स देन ही विल गेट अ पेन। आपको इसका कन्वर्स बताना है, बताओ। कन्वर्स नहीं समझा। कन्वर्स मीन्स मैंने क्या बताया था? अगर P इंप्लाइज टू, मतलब इफ P देन Q है तो आप उसको क्या कर दो? इफ Q देन P, उल्टा कर दो। पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। He will get a नहीं, Raju will get a pen if he scores good नहीं, marks. इफ देन की पोजीशन चेंज नहीं करनी आपको, इफ देन वही रहना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे हो जाएगा, इफ राजू विल गेट अ पेन If देन ही विल he सिक्योर will get a गुड मार्क्स। pen, then Raju will secure good marks. ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें तो बहुत आसान हो जाता। इफ राजू विल गेट अ पेन देन ही विल सिक्योर गुड मार्क्स। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था आशु ने, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला। क्वेश्चन था आपका कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये डबल डबल लिखने की पता नहीं कहाँ से आदत होगी। वाह, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल। आपको ये बताना है, क्या बताना है कि इसमें जो और यूज हुआ है वो एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? बताइए। अगर ये बता दिया दैट मीन्स आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझ आ गया। एक्सक्लूसिव है। अच्छा, रीजन भी देना पड़ेगा? Inclusive नहीं exclusive. रीजन देना एक्सक्लूसिव पड़ेगा। है क्योंकि यहाँ पे जब इंटरसेक्ट हो रही है तो पैरेलल कैसे हो जाएगी? हाँ, दोनों मैम केस एक टाइम पे नहीं हो सकते ना। पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट करेगी। हो हाँ, या तो सकती है, इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल करेगी। आशु क्लियर हुआ? ठीक है, एक क्वेश्चन दोनों और नहीं हो है कि सकती। हाँ दोनों नहीं हो सकती तो एक्सक्लूसिव। एक है आपका रूट टू इज अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैम एक्सक्लूसिव। अरे Exclusive. बेटा यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, ट्रू फॉल्स बताना है। कंपाउंड स्टेटमेंट को आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। False है ये। False है। Next मैम। देखो कंफ्यूजन हुई है ना, अगर कुछ एक भी बच्चों को हो रही फॉल्स है तो होगी। फॉल्स ही हो जाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। नहीं, ये देखो क्या और से जुड़ा हुआ है, ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। ठीक है,
p क्या है, √2 इज अ रेशनल नंबर, ये तो हो गया आपका फॉल्स। √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो ट्रू हो जाता। तो और के केस में कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिल जाए तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू। क्लियर हुआ? यस मैम। अब इंपॉर्टेंस फील हुआ जो रूल्स बताए हैं उसका? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन तो आसान है, एक मिनट। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए अ सर्कल इज एन एलिप्स, ये तो कर लोगे तुम लोग। अ सर्कल इज एन एलिप्स का नेगेशन बता दो भाई। A circle is not an ellipse. अच्छा, एक क्वेश्चन है, राइट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ 3 into 7 equals to 21 then 3 plus 7 is equals to 10. If 3 into 7 is equals to 21 then 3 plus 7 is equals to 10. कन्वर्स बताना बेटा। 3 plus 7 is equal to 10 if 3 into 7 is equal to 21. सुप्रिया, मैं कह रही हूँ इफ देन की पोजीशन चेंज नहीं करनी है आपको। मैंने तो की नहीं, ये मैंने तो आपने बस आप इसके साथ ही ले गए इफ दोबारा उधर उस तरफ। बताओ, सोचो इधर आओ एक बार। if 3 plus 7 is equal to 10 then 3 into 7 is equal to 21. हाँ, क्लियर है, सबको क्लियर हो गया? अच्छा, एक और है, इफ 5 is greater than 7 then 6 is greater than 7, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है। बताओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था, पहले तो मेरे को यही बता दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव था क्या? P इंप्लाइज Q था, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या था? मैम दोनों क्यों? को नेगेटिव कर देंगे। हाँ, और फिर उनकी पोजीशन भी चेंज कर दो, मतलब नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो करो एक बार इसमें, नेगेशन Q क्या हो जाएगा? If 7 greater than 6, then 7 greater than 5. नहीं, बेटा ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन तो ठीक है, उल्टे में इक्वल नहीं लोगे क्या आप? इक्वल भी तो लेंगे ना, इसने ग्रेटर बोला खाली, उल्टा क्या हो जाएगा, या तो इक्वल हो या फिर, मतलब इसने 6 ग्रेटर देन 7 बोला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्लियर हुआ? ऐसे ही 5 ग्रेटर देन 7 बोला तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइन सॉरी 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो बन क्या जाएगा ये, इफ 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 देन 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्लियर हुआ? क्या मैंने उल्टा लिख दिया क्या कुछ? यस मैम। क्या उल्टा लिखा मैंने? ठीक तो है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आएगा, ठीक है, करेक्ट है। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, एक क्वांटिफायर और समझ लो, कहाँ गया? अच्छा, मैंने तुम्हें ना अलग से चीजें कराई हैं, एक बार ये पढ़ लेना जो इसमें लिखा हुआ है, और इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट आए ना तो मुझसे पूछ लेना, ये सब इजी पड़ेगा उसके आगे जो मैंने बता दिया। क्वांटिफायर्स, ये रहे क्वांटिफायर्स। पे बता सकता है मुझे क्या होते हैं? देखो दो फ्रेज है, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, ठीक है। बेसिकली ये फ्रेजेस ही क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स। तुम्हें पता है देयर एग्जिस्ट किसके लिए यूज करते हो, फॉर ऑल किसके लिए यूज करते हो? अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, ये वाली पढ़ के देखो, पी देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? मतलब ये दर्शा रहा है क्या कि कोई एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, मतलब किसी एक की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। समझ पा रहे हो? और अगर मैं तुमसे एक ये पूछ लूं, फॉर एवरी प्राइम नंबर p रूट p इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे जो फॉर एवरी है वो एक जनरलाइज्ड सेंस में यूज हो रहा है, मतलब हर प्राइम नंबर के लिए। इतना तो तुम लोगों को बेसिक पता ही है, फॉर ऑल का मतलब क्या होता है या देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं पता? फॉर ऑल का मतलब जनरलाइज्ड वे में हर उसके लिए कंसीडर करना, और देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल, यहाँ पे ये सिर्फ एक रेक्टेंगल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। क्लियर है? तो इस पे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं आते, आपसे पूछ लेंगे भाई क्वांटिफायर्स बताओ जो यूज हो रखे हैं। और देखो ये पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर वो आइडेंटिफाई कर पा रहे फर्स्ट हियर एग्जिस्ट होगा। हो? ये तो सिंपल है बिल्कुल, ये बस आइडेंटिफाई करने हैं तुम्हें, ठीक है। समझ आएगा? क्वांटिफायर्स में इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, दो तीन चीजें और लिखवा देती हूँ, ये सब बता दिया मैंने, तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इनसे फालतू ही बताया मैंने। क्या टाइम हो गया? 49।